हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का जो 13th लेसन है कार्बन वाला, वो कार्बन वाला चैप्टर अपन देखने वाले हैं। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर बच्चों, लेकिन एकदम सिंपल चैप्टर है। इसको हम 3 पार्ट में ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो, हमारा नाम ही क्या है, हमारा चैप्टर का नाम ही है क्या है, कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। नाम में ही लिखा है एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है ना, वो बहुत सारी चीज़ें कार्बन से ही बनी है, ठीक है। हम और बाकी सब चीज़ें, ये सब कार्बन से ही बने। प्लांट्स वगैरह कुछ भी बोल लो आप, ये सब में कार्बन इंक्लूड है, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रोटीन्स लो, हमारे बॉडी की बायोलॉजिकल सिस्टम लो, सब सिस्टम में कार्बन प्रेजेंट है। इसलिए कार्बन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, और एक बात कार्बन के बारे में, थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज अपन जान लेंगे। तो उसका सिंबल, अभी सबको पता है कार्बन का सिंबल क्या है, ठीक है। उसका सिंबल कैसे डिनोट करेंगे अपन? सी से, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? अभी एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? पीरियोडिक टेबल में हर एक एटम को एक एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, जिसको अपन रोल नंबर बोल दो तो भी चलेगा। अभी देखो, अपने क्लास में सब बच्चों को एक एक रोल नंबर दिया जाता है। वैसे पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को एक एक नंबर दिया जाता है, ठीक है। वैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 6, ठीक है। अब उसका कुछ ना कुछ एक वेट भी होगा, ठीक है। कार्बन का कुछ ना कुछ एक वेट भी होगा। तो बच्चों लोग, उसका वेट है अप्रॉक्स 12, ठीक है। एटॉमिक वेट बोल दो या फिर उसको एटॉमिक मास बोल दो, दोनों सेम है। उसका कितना है वेट? उसका वेट है बच्चों 12, ठीक है। और उसकी वैलेंसी, अभी एक इंपॉर्टेंट टर्म है वैलेंसी। इसकी वैलेंसी होती है 4। बच्चों लोग, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, मैंने एसिड बेस वाले चैप्टर में तुमको पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके वैलेंसी के ऊपर मैं आगे जाके वापस फोकस करूंगा हमारे कार्बन के पार्ट 2 में। कार्बन के पार्ट 2 में अपन एंट्री करेंगे तो क्या होगा बच्चों, का वैलेंसी का मतलब क्या होता है मैं तभी तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे लोग? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। अब बच्चे लोग, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुमको पार्ट 2 में अच्छी तरह समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना रट्टा मार के जाना है क्या, उसका सिंबल है सी, उसका एटॉमिक नंबर है 6, उसका वेट है 12, उसकी वैलेंसी है 4 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, ओके। अब किसी ने भी पूछ रहे, भाई बता कार्बन मेटल है क्या नॉन मेटल है? तो आपको पता होना मांगता बच्चे लोग, कार्बन इज अ क्या? नॉन मेटल, ठीक है। कार्बन मेटल है क्या? नहीं, कार्बन क्या है बच्चे लोग? नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये एकदम कार्बन के बारे में एक चिंदी सी इन्फॉर्मेशन अपने को मिल गई जो अपने को अभी तक पता थी। 7th स्टैंडर्ड में भी अपन इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब थोड़ा और डिटेल में जाके कार्बन के बारे में पढ़ाई करेंगे और देखेंगे कार्बन असल में होता क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, एक चीज़ बता देता हूँ तुमको, जो अपनी केमिस्ट्री होती है ना, केमिस्ट्री, उसमें 2 चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वैसे 2 मेन चीज़ होती है। एक है ऑर्गेनिक, ठीक है, और दूसरा है बच्चों इनऑर्गेनिक, ठीक है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जिसमें कार्बन आता है उसको अपन बोलेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या? कार्बन प्रेजेंट, ठीक है। कार्बन क्या हो गया? प्रेजेंट, ठीक है। अब जिसमें कार्बन रहेगा एब्सेंट उसको अपन बोलेंगे इनऑर्गेनिक। समझ में आ गया? ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन एब्सेंट है। अभी एग्जांपल देखो, तुम मैं अपन सब किस चीज़ से बने? अपन सब कार्बन से बने, तो अपन पूरा ऑर्गेनिक हो गया ना। तो अभी देखो, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? इसका एग्जाम्पल ले लो, पानी, वाटर, H2O। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O ना, तो उसका फॉर्मूला H2O। इसमें कार्बन दिख रहा है क्या? कार्बन दिख रहा है क्या? उधर नहीं, उसमें कार्बन नहीं दिख रहा, तो उसको अपन बोलेंगे इनऑर्गेनिक। तो जिन जिन चीज़ों में कार्बन दिखता है उसी को अपन बोलेंगे ऑर्गेनिक। जिसमें कार्बन नहीं दिखता है उसको अपन बोलेंगे इनऑर्गेनिक, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज़ें 2, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक, ओके। तो चलो कार्बन के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आगे जान लेते हैं, ओके, ठीक है। कार्बन बच्चे लोग, ये जो कार्बन है ना, इसका लैटिन नेम है, कौन सा नेम? लैटिन नेम इसका क्या होता है? कार्बो,
इसका लैटिन नेम क्या है? इसका लैटिन नेम है कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोल, कोळसा है ना, मराठी में हम उसको बोलते हैं कोयला, हिंदी में कोयला, मराठी में कोळसा, ठीक है। इसका लैटिन नेम क्या है? कार्बो, उसका मतलब होता है कोल। समझ में आ गया? ओके। अब कार्बन फ्री स्टेट में भी मिलता है, कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। अब ये फ्री स्टेट क्या है और कंबाइंड स्टेट क्या है देख लो, ठीक है। कंबाइंड स्टेट का मतलब देखो क्या है, कंबाइंड स्टेट नाम से ही समझ में आए, कंबाइंड स्टेट। अब ये कंबाइंड स्टेट का मतलब है क्या? देखो, जो जोड़ी में घूमता है उसके साथ कोई ना कोई होता है, उसको अपन बोलेंगे कंबाइन, ठीक है। अगर मैं मेरे दोस्त के साथ घूम रहा हूँ तो मैं कंबाइन घूम रहा हूँ, समझ में आ गया। अगर मैं मेरे दोस्त के साथ घूम रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कंबाइन घूम रहा हूँ। और अगर मैं अकेला घूम रहा हूँ तो मैं फ्री स्टेट में घूम रहा हूँ। कौन से स्टेट में घूम रहा हूँ? मैं फ्री स्टेट में जा रहा हूँ। समझ में आ गया क्या? कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या? दोस्तों के साथ घूमना, झुंड में घूमने का। और फ्री स्टेट मतलब क्या? अकेला घूमने का। वो रजनीकांत का डायलॉग सुना है ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है, वो ध्यान में रखने का। झुंड में सुअर आने वाले कौन है? कंबाइंड स्टेट है। शेर अकेला आता है, वो कौन है? फ्री स्टेट है। समझ में आ गया? वो रजनीकांत को ध्यान में रखने का, शिवाजी द बॉस पिक्चर ध्यान में रखने का, ठीक है। तो ऐसे इसके मैं एग्जाम्पल्स देता तुमको, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो कंबाइंड स्टेट का, उसका एग्जाम्पल है ZnCO3। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ZnCO3। अभी देखो यहाँ पर कार्बन किसके साथ घूम रहा है? झुंड में घूम रहा है। कौन है साथ साथ? जिंक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन झुंड में घूम रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? कंबाइंड स्टेट में घूम रहा है। वापस अपन बोलेंगे CO2, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? CO2। तो इसमें भी कार्बन है, कंबाइंड फॉर्म में घूम रहा है, देखो। तो ये भी क्या होगा? कंबाइंड। फ्री स्टेट में भी अभी कार्बन होता है, जिसमें सिर्फ कार्बन अकेला होता है, वो भी अपन देखने वाले हैं। कंबाइंड समझ में आ गया सबको? कंबाइंड मतलब क्या होता है? वापस देख लो, एक बार रिवीजन कर लेंगे। क्या यहाँ पर कार्बन, कार्बन का लैटिन नेम क्या है? कार्बो। बात खत्म। कार्बन है, कार्बन का लैटिन नेम क्या है? कार्बो। कार्बो माने कोल, ठीक है। तो कोल यानी कि कार्बन दो फॉर्म में मिलता है। कौन से? एक तो मिलेगा कंबाइंड स्टेट में, दूसरा मिलेगा फ्री स्टेट में। कंबाइंड स्टेट मतलब क्या? जो ग्रुप में घूमेगा। तो ग्रुप में कौन है? देखो इसके कार्बन के साथ साथ कौन है यहाँ पर? कार्बन के साथ साथ जिंक भी है और ऑक्सीजन भी है। तो एक कंबाइंड स्टेट हो गया, ठीक है। फ्री स्टेट मतलब क्या हो गया? वो अकेला घूमेगा। फ्री स्टेट मतलब क्या हो गया? वो अकेला घूमेगा। तो फ्री स्टेट के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? ये चीज़ें समझ में आ गई, अभी आगे देख लेंगे। फ्री स्टेट में आते हैं बच्चों एलोट्रॉप्स, ठीक है। फ्री स्टेट में क्या आता है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ठीक है, कंबाइंड स्टेट देख लिया, फ्री स्टेट के बारे में चर्चा चल रही है। फ्री स्टेट का मतलब अभी देख लेंगे क्या है। उसमें एक होता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या? एलोट्रॉप्स का मतलब क्या बच्चे लोग? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन, ठीक है। आपको एक बात मालूम है क्या कि देखो कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन ने बताया अभी, कार्बन का लैटिन नेम क्या है? कार्बो। और उसका मतलब क्या होता है? कोल, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? कोल। ये बात तो अपने को मालूम है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ कार्बन क्या है? मैंने बोला एक चीज़ बताओ, विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बन। क्या बोला मैंने? रिच सोर्स ऑफ कार्बन। तो बच्चों लोग रिच सोर्स ऑफ कार्बन होता है कोल। क्या होता है? कोल, ठीक है। मतलब अगर किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है वो किस में? वो है बच्चों कोल में, कोळसा में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने का है, ठीक है। ओके, अब एलोट्रॉप्स की ओर वापस आ जाते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। तो बच्चों लोग कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है। कौन से हैं? एक है डायमंड, जी हाँ डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरीन। चलो अभी समझ में आ गया। मतलब कार्बन को बहुत साल रखने के बाद उसके 3 चीज़ें बनेंगी। एक तो डायमंड बनेगा, उसका ग्रेफाइट बनेगा, नहीं तो फुलेरिन बनेगा। अपन बोलते हैं उसको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। वापस सुनो, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? कुछ सालों बाद, मतलब कुछ 100, 200, 300, 400, हज़ारों, लाखों, करोड़ों सालों बाद होगा क्या? कार्बन का मॉडिफिकेशन होगा।
किस में होगा, एक तो डायमंड में होगा, नहीं तो ग्रेफाइट में होगा, नहीं तो फुलरिन में होगा। ठीक है, समझ में आ गया, किस में होगा, एक तो डायमंड में होगा, ग्रेफाइट में होगा, फुलरिन में होगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखने का है तुमको। ठीक है, तो कार्बन के 3 मेन एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स का मतलब ये 3 होते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब क्या, चेंजेस। कुछ सालों बाद कार्बन चेंज होकर डायमंड बनेगा, ग्रेफाइट बनेगा, तो फुलरिन बनेगा। ओके ओके, अभी अपन एक एक करके सबके प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। इसके सबके प्रॉपर्टीज़ अपन देखने वाले हैं। डायमंड के भी देखेंगे, ग्रेफाइट के भी देखेंगे, और बच्चों फुलरिन के भी देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो चलो आगे देख लेंगे। डायमंड पाया कहाँ जाता है? ठीक है, डायमंड किधर मिलता है अपने को? आपके टेक्स्ट बुक में दिया है बच्चे लोग, पेज नंबर 139 पे आ जाओ। डायमंड कहाँ मिलता है? इंडिया में मिलता है क्या डायमंड? जी हाँ, इंडिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? गोवलकोंडा। किधर? गोवलकोंडा। ठीक है, कहाँ है ये? कर्नाटका में। ठीक है, और कहाँ मिलता है डायमंड? और डायमंड मिलता है बच्चों पन्ना में। कहाँ पर? पन्ना। ये कहाँ पर है? ये एमपी में। ठीक है, भारत में 2 ही जगह पे डायमंड मिलता है। ठीक है, कोयले की खान में खोदो, कोयले की खान होती है ना जहाँ पर माइनिंग चलती है, केजीएफ पिक्चर देखा होगा तुमने, वहाँ पर गोल्ड की माइनिंग चलती है। तो अगर आपने कोल की माइनिंग की, कोलसा, वहाँ पर अगर आपने माइनिंग की, खोदो वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर डायमंड्स मिल जाते हैं। तो भारत में 2 जगह पर डायमंड मिलते हैं, एक है गोवलकोंडा यानी कि कर्नाटका में, और दूसरा है पन्ना, वो कहाँ पर है? वो बच्चों एमपी में। ठीक है, और इंडिया के बाहर भी डायमंड मिलते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में मिलता है, बाहर भी मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? एक मिलता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, एक होता है साउथ अफ्रीका, दूसरा है ब्राज़ील। ठीक है, एक है बेल्जियम। ठीक है, एक है बेल्जियम, नेक्स्ट इज रशिया, और एक है अमेरिका। ठीक है, और इंडिया में भी मिलता है। ठीक है, इंडिया में कहाँ मिलता है? गोवलकोंडा कर्नाटका, पन्ना एमपी, और साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डायमंड पाया जाता है। अगर आपने कौन से पिक्चर देखे रहेंगे, देखो स्मगलिंग चलता है, हीरे का स्मगलिंग चलता है। वो कहाँ से लाते हैं डायमंड? वो साउथ अफ्रीका से स्मगलिंग करके लाते हैं। आपने वो सूर्या सिंघम पिक्चर देखा रहेगा, है ना? सूर्या सिंघम में क्या करता है वो? साउथ अफ्रीका को जाके एक विलन को पकड़ के लाता है इंडिया में। वहाँ पर भी क्या चलता है? हीरे की स्मगलिंग चलती रहती है। ठीक है, तो वो कहाँ पर था? वो साउथ अफ्रीका में से स्मगलिंग चलती है। ठीक है, समझ में आ गया डायमंड कहाँ कहाँ मिलता है? तो ठीक है, अब अपने को देखने का है डायमंड सॉरी, अपने को देखने का है कि डायमंड के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। ठीक है, क्या नाम है अपना? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। अब डायमंड के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? तो एक बात बच्चे लोग ध्यान में रखने का, दुनिया की सबसे हार्डेस्ट चीज़ क्या होती है? हार्ड मतलब सर पे मारो तो फूट जाएगा डायरेक्ट, है ना? तो दुनिया की सबसे हार्ड चीज़ क्या होती है? दुनिया की सबसे हार्डेस्ट चीज़ है डायमंड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़, सबसे हार्ड चीज़ क्या है? डायमंड। तो तुम बोलेंगे लोखंड है सर, नहीं, लोखंड भी नहीं है। तुम बोलेंगे पत्थर भी नहीं है। तुम कुछ भी बोल दो, वो नहीं है, वो है डायमंड। ठीक है, दुनिया की नेचुरली अकरिंग सबसे हार्डेस्ट चीज़ है डायमंड। ठीक है, और इतनी हार्ड चीज़ है, साला उसको मेल्ट कर सकते हैं क्या अपन? मतलब डायमंड इतना हार्ड है, दुनिया की सबसे हार्डेस्ट चीज़ है वो नेचुरली अकरिंग, तो उसको अपन मेल्ट कर सकते क्या? मेल्ट, पिघलाने का, उसको पिघाल सकते हैं क्या? तो बच्चों उसको अपन पिघाल सकते हैं। ऐसी दुनिया में कौन सी चीज़ नहीं जिसको पिघाल नहीं सकते? तो अपन डायमंड को भी पिघाल सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? उसका डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3500 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? कितना डिग्री सेल्सियस? 3500 डिग्री सेल्सियस। अरे 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो अपने को गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें अपन जी नहीं सकते। 50 हो गया तो बहुत खत्म। तो ये कितना डिग्री है देखो ना, 3500 डिग्री सेल्सियस है। 3500 डिग्री सेल्सियस को उसको आपने हीट किया,
तो डायमंड क्या, डायमंड का बाप भी मेल्ट हो जाएगा, ध्यान में रखने का है, ठीक है। 3500 डिग्री सेल्सियस को डायमंड मेल्ट होता है, ओके। अब डायमंड की अपने को डेंसिटी भी ध्यान में रखने का है, डेंसिटी कितनी डायमंड की, तो उसकी डेंसिटी है 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना है डेंसिटी इज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेंसिटी इज 3.5 ग्राम, ओके। समझ में आ गया, 5 अच्छे से निकलता, ठीक है, समझ में आ गया। अब डायमंड को अपन डिसॉल्व कर सकते क्या, डायमंड किस में भी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा पानी लूँगा, पानी के अंदर डायमंड डाल दूंगा, अपनी गंदी उंगली बुढ़ा के उसको ऐसा ही सही लाऊंगा, फिर वो मेल्ट हो जाएगा, सॉरी वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो डिसॉल्व हो सकता है क्या, तो बच्चे लोग डायमंड डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, ध्यान में रखने का है। डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ मैं, क्या है, डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, ठीक है, डायमंड किस में भी डिसॉल्व नहीं होता, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके ओके। अब एसिड विसिड डालने के बाद डायमंड के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। एसिड विसिड डायमंड के ऊपर कुछ भी डालो, एसिड डालो, बेस डालो, अल्कोहल डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, डायमंड के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसिड बेस does not affect on diamond, ठीक है। एसिड बेस डायमंड के ऊपर अफेक्ट बच्चे लोग क्या नहीं करते, ध्यान में रखने का, ठीक है, उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करते। समझ में आ गया ये बात, ओके। अब डायमंड को अगर मैं 800 डिग्री सेल्सियस को हीट करूंगा, ठीक है, वापस सुनो, डायमंड को अगर मैं क्या करूंगा 800 डिग्री, 3.5 को नहीं करने का है, 3500 डिग्री सेल्सियस को डायमंड को मेल्ट नहीं करने का, कितने को करने का है, ये अपना डायमंड है, इसको सिर्फ कितना हीट करने का, ये डायमंड को सिर्फ 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने का, कितना 800, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करने का। 800 डिग्री सेल्सियस को हीट करने के बाद बच्चे लोग इसमें से धुआं बाहर निकलेगा, वो धुआं का नाम है CO2 गैस, ठीक है, समझा। डायमंड को क्या करने का, 800 डिग्री सेल्सियस तक खुले में जला देने का, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन रहने मांगता है उधर, जला देने का, जला देने के बाद उसमें से क्या धुआं निकलेगा, उसमें से बच्चों लोग CO2 गैस मिलेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलो वापस एक बार सारे प्रॉपर्टीज देख लेंगे, फिर इसके यूजेस बताऊंगा, फिर अपना पार्ट 1 खत्म, ठीक है। चलो देख लो यहाँ पर वापस प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड क्या क्या है। नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब दुनिया में सबसे हार्ड चीज़ कौन सी है, तो वो है डायमंड, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है डायमंड का, 3500 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी कितना है, 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर डायमंड डिजॉल्व होता है कि किसमें, डायमंड किसी में भी डिजॉल्व नहीं होता। उसके ऊपर एसिड बेस डालने से उसको फर्क पड़ता है क्या, डायमंड के ऊपर एसिड डालो, बेस डालो, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डायमंड को अगर मैं 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट करूँगा तो क्या होगा, उसमें से CO2 गैस का धुआं बाहर निकलेगा। समझ में आ गया क्या, ओके। चलो अभी उसके यूजेस देख लेंगे और आज का लेक्चर अपन स्टॉप कर देंगे, ओके। अब यूजेस ऑफ डायमंड, क्या क्या यूजेस है उसकी। डायमंड कांच काटने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजेस ऑफ डायमंड, यूजेस ऑफ डायमंड क्या है। फर्स्ट, यूज फॉर कटिंग ग्लास, ठीक है, यूज फॉर कटिंग व्हाट, ग्लास। कांच काटने में भी डायमंड यूज किया जाता है, ठीक है। डायमंड्स बच्चों ऑर्नामेंट्स में भी यूज किया जाता है, यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स, ठीक है। डायमंड्स ऑर्नामेंट्स में भी क्या होता है, यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंट्स मतलब पता है ना, ज्वेलरी विलरी में देखो ना, हाथ बीत में देखो, ये मेरे हाथ में डायमंड है, नकली है लेकिन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डायमंड है, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें जहाँ पर अपन डायमंड ऑर्नामेंट्स बोल के यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरीज में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ डायमंड नाइफ्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है, डायमंड नाइफ, KNIFE, नाइफ्स आर यूज्ड इन, कहाँ पर, आई सर्जरी, आई सर्जरी, मतलब आँखों के ऑपरेशंस करने के लिए, आँखों के ऑपरेशंस करने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है बच्चों।
ठीक है, क्योंकि डायमंड कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। डायमंड के ऊपर कुछ भी डालो तो उसके ऊपर रिएक्शंस नहीं होती। अगर सपोज डायमंड के जगह पे मैं दूसरा कौन सा मेटल यूज़ कर सकता था, तो लेकिन क्या होगा, उसका इन्फेक्शन होगा अपने आँखों के ऊपर। समझ में आ रहा होगा। अगर मैं डायमंड के आँखों की सर्जरी के लिए मैं डायमंड की यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डायमंड मेरे आँखों की सर्जरी के लिए यूज़ करने से मेरे आँखों को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा या फिर पॉइजन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन डायमंड के अलावा मैं दूसरा कुछ अगर यूज़ करूँगा तो क्या होगा, मेरे आँखों के लिए वो हानिकारक बन सकता है, इन्फेक्शन मेरा हो सकता है, या फिर मेरी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए मैं डायमंड यूज़ कर रहा हूँ, किसके लिए, मेरे आँखों की सर्जरी के लिए। ठीक है, डायमंड की डस्ट होती है ना बच्चों, वो भी यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग के लिए। मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर ना कुछ भगवान की मूर्तियाँ हैं जिसको डायमंड की पॉलिशिंग दी गई है। मतलब कैसे, जो डायमंड की जो रस्ट होती है, डायमंड की जो पाउडर होती है, मतलब दो डायमंड एक में को अगर सपोज घस जाते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो नीचे कुछ पाउडर गिरती है, तो वो पाउडर से हमारे भगवान की मूर्ति को पॉलिश दिया जाता है। ठीक है, ऐसे भी किया जाता है, यूज इन पॉलिशिंग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यूज्ड फॉर पॉलिशिंग। ठीक है, यूज्ड फॉर पॉलिशिंग। समझ में आ गया? ओके। तो और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट जो ऊपर जाते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट, वो स्पेस क्राफ्ट में बच्चों जो विंडो बने होते हैं ना, विंडो, वो भी डायमंड से बनी जाती है। ठीक है, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट मतलब जो अपने अभी गया था ना अपने PSLV ऊपर, है ना, विक्रम रोवर ऊपर गया था ना अभी, चंद्रयान, तो जो उसके ऊपर जो कांच थे, उसके जो विंडोज़ थे, वो विंडोज़ डायमंड के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है, स्पेस में जो रेडिएशन रेज होते हैं ना, वो डायमंड के अंदर आ नहीं सकते। डायमंड के वजह से क्या हो जाता है, वो जो हार्मफुल रेडिएशन जो स्पेस में घूमते रहते, वो विंडो से अंदर आ नहीं सकते बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यूज्ड टू मेक विंडोज इन स्पेस। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यूज्ड टू मेक विंडोज इन सैटेलाइट्स। ठीक है, यूज टू मेक विंडोज इन सैटेलाइट्स। तो कितने यूजेस देखे अपन ने, चलो देखो 5 यूजेस। पहला यूज क्या है, कांच कट करने में यूज किया जाता है। दूसरा, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरीज में भी यूज किया जाता है। थर्ड, आई के सर्जरी में यूज किया जाता है। पॉलिशिंग में यूज किया जाता है। लास्ट, विंडोज में बनाए जाते हैं सैटेलाइट्स के। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना आज का लेक्चर। तो ये था अपना एलोट्रॉप्स ऑफ डायमंड, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें अपन ने पहले देखा डायमंड। उसमें और एक 2 एलोट्रॉप्स देखने बाकी अपने, कौन से ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो ये ग्रेफाइट और फुलेरिन हम बच्चों पार्ट 2 में लेके आएंगे। होप सो पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल, लाइक भी कर दो। पूरा सिलेबस हम खत्म कर देंगे बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।